नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, तीन पानी के नीचे की भौगोलिक संरचनाओं का नाम बदलकर अशोक, सीमाउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज कर दिया गया है। ये भौगोलिक सीमाएं संरचनाएं कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में तीन समुद्री भूगर्भीय संरचनाओं को भारत द्वारा प्रस्तावित नाम दिए गए हैं। अशोक, सीमाउंट, चंद्रगुप्त रिज का नाम मौर्य वंश के सम्राटों के नाम पर रखा गया है। कल्पतरु रिज तीसरी विशेषता है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन और यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग ने हाल ही में भारत द्वारा मूल रूप से दिए गए नामों को स्वीकृति दी है। हिंद महासागर में अब 7 संरचनाएं हैं जिनका नाम ज्यादातर भारतीय वैज्ञानिकों या इस क्षेत्र में भारत द्वारा सुझाए गए नामों के नाम पर रखा गया है। तो 7 में 3 का नाम जो है वो अभी रखा गया है। जो पहला है अशोक, सीमाउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। ठीक है, और 4 जो है वो पहले से है। तो 4 टोटल कितने हो गए? तो 7 संरचनाएं हैं जिसमें से 3 जो है वो अभी नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने की योजना है। दूसरा ऑप्शन है, यह योजना आबादी के सबसे निचले 40% लोगों के लिए शुरू की गई थी। तीसरा ऑप्शन है, परियोजना परिवारों का समावेशन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 पर आधारित है। चौथा ऑप्शन है, यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, न कि शहरी क्षेत्रों के लिए। ठीक है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 3 सही हैं। ठीक है, चौथा गलत है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण से इकाई स्तरीय डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि 2011-12 से गरीबी की घटनाओं में कमी आई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज या स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की योजना है। इसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लगभग 12 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए गरीब और कमजोर आबादी के निचले 40% लोगों के लिए शुरू किया गया है। इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। परिवारों को शामिल करना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 में उल्लेखित मानदंडों पर आधारित है। इसलिए कथन 3 सही है और 4 जो है वो गलत नहीं, 4 जो है वो गलत है। ठीक है, इसलिए विकल्प सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों पर विचार कीजिए। हृदय रोग, साल्मोनेला क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारी और खसरा। उपयुक्त बीमारियों में से कितने गैर संचारी बीमारी के उदाहरण हैं? तो केवल 2। ठीक है, ये और ये जो है वो आपको नहीं है, बाकी जो है 2 वो है। बाकी जो है वो आपको साल्मोनेला और खसरा जो है वो संक्रामक रोग हैं, तो उनको निकाल दीजिए तो आपको ये हो जाएगा। इसलिए विकल्प बी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति देना। दूसरा ऑप्शन है, जिला कलेक्टर को इस बात पर मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की अनुमति देना कि कोई वक्फ संपत्ति है या सरकारी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में प्रस्तावित परिवर्तनों में से कौन से हैं? तो ये दोनों परिवर्तन शामिल हैं। ठीक है, वक्फ संशोधन विधेयक जो वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करता है, कहता है कि राजेंद्र सच्चर समिति और वक्फ परिषद पर संयुक्त संसदीय समिति सहित
विभिन्न समितियों की सिफारिशों के जवाब में कमियों को दूर करने और वक्त संपत्ति प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता में सुधार करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है। यानी कि इसके पहले जो कानून था वक्त विधेयक तो 1995 में बना था, उसके संदर्भ में सच्चर समिति ने, राजेंद्र सच्चर समिति ने और संयुक्त संसदीय समिति ने भी अपनी सिफारिश की कि इसमें कुछ कमियां हैं, इसको सुधारा जाए। वक्त संशोधन विधेयक में कई और इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में संशोधन विधेयक पेश किया है संसद में, जिसको संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। वक्त संशोधन विधेयक में कई महत्वपूर्ण सुधार का प्रस्ताव है, जिसमें राज्य सरकार को एक गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का चयन करने की अनुमति देना शामिल है। इसलिए कथन एक जो है सही है। यह भी प्रस्तावित है कि जिला कलेक्टर इस बात का निर्णायक होगा कि कोई संपत्ति वक्त है या सरकारी, इसलिए कथन 2 सही है। वक्त एक निजी संपत्ति है जिसे मुसलमानों द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दान किया जाता है, चाहे वह धार्मिक परोपकार या निजी हो। हालांकि संपत्ति के लाभार्थी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व ईश्वर के पास माना जाता है। भारत में वक्त संपत्तियों को अधिनियमित करने के लिए 1995 में एक कानून बनाया गया था। हालांकि भारत में वक्त के प्रबंधन के लिए 1913 में ही कानून की संरचना की गई थी, जब मुस्लिम वक्त वैधीकरण अधिनियम लागू हुआ था। इसलिए विकल्प सी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने की मंजूरी दी है? तो ये छत्तीसगढ़ ने दिया है। ठीक है। हाल के वर्षों में राज्य में बाघों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई है। देश में तीसरा सबसे बड़ा नया बाघ अभयारण्य बनाने के लिए लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ में चौथा बाघ अभयारण्य गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया जाएगा, जो एक मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान के साथ एक वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ता है। यह राज्य के 4 उत्तरी जिलों में 2829 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आकलन के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की आबादी 2014 में 46 थी, और जो कि 2022 में घट के 46 से 17 हो गई है, यानी कि बहुत कम हो गई है। इस बाघ अभयारण्य की स्थापना से राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कोर और बफर जोन में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय परियोजना बाघ प्राधिकरण रिजर्व के संचालन के लिए अतिरिक्त धन मुहैया कराएगा, जिससे आसपास के गांवों में नई आजीविका विकास की संभावनाएं शुरू होंगी। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।